Hello students, today we'll discuss NTA Abhyas NEET Test 104 Physics part. According to me, this test has 28 easy questions, 16 medium difficulty level questions and 1 question is difficult. Because इस टेस्ट में 4 questions में discrepancy है तो 135 plus would be a good score, otherwise ये टेस्ट बहुत easy है. Question number 1. When an electron in hydrogen atom revolves in stationary orbit, it does not radiate light, though its velocity changes, does not radiate light and velocity remains unchanged, radiates light but its velocity is unchanged, radiates light with a change of energy. तो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी ऑर्बिट में है. स्टेशनरी ऑर्बिट इम्प्लाइज एनर्जी इज कांस्टेंट, माना इट विल नॉट रेडिएट एनी लाइट. और ये सर्कुलर मोशन में है तो स्पीड तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी. तो इट डज नॉट रेडिएट लाइट तो इट्स वेलोसिटी चेंजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन मोमेंटम of a photon is changed by an amount p dash, the corresponding change in the de Broglie wavelength is found to be 0.2% when the original momentum of the photon was. Okay. तो यहाँ पे हमारा मोमेंटम p डैश अमाउंट से चेंज हो रहा है, करस्पॉन्डिंग चेंज इन वेवलेंथ इज 0.2%. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए वी नो relation between momentum and lambda is h by p. That means delta lambda by lambda is minus of delta p by p. Okay. Delta lambda by lambda हमको given है 0.2%. तो 0.2 divided by 100 and change in momentum is p dash. ओके. तो यहाँ पे रिलेशन जो है वो नेगेटिव का है. अगर लैम्डा में चेंज पॉजिटिव का है, लैम्डा बढ़ रहा है तो मोमेंटम डिक्रीज होगा, इसमें चेंज नेगेटिव हो जाएगा. तो करस्पॉन्डिंग चेंज लिखा है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ, पी डैश और ये पी. तो पी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 500 पी डैश. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two blocks of masses are connected by massless spring and placed at a smooth surface. The spring initially stretched and released. Then, तो जब भी हमारे पास ऐसे masses placed हैं smooth surface पे, इनको हमने stretch किया और फिर release करा. तो stretch कर रहे हैं और फिर release कर रहे हैं. तो वो पूरा अगर सिस्टम देखें तो सिस्टम पर एफ एक्सटर्नल 0 है, माना जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा, p इज कांस्टेंट. इनिशियली ये रेस्ट पे थे तो फाइनली भी रेस्ट पे रहेंगे. तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज 0. दैट मीन्स फर्स्ट का मोमेंटम सेकेंड के मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा. तो मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट सेपरेटली. नो, ईच पार्टिकल का नहीं बट सिस्टम का कांस्टेंट है. मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ बोथ द पार्टिकल्स, बोथ द बॉडीज आर सेम टू ईच अदर. यस, मैग्नीट्यूड सेम है. मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट. यस. तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहेगी. तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle of mass m moving with speed 2v collides with a mass 2m moving with speed v in the same direction. After the collision, first mass is stopped completely while the second one splits into two particles each of mass m which move at an angle of 45 degrees with respect to the original direction. Speed of the each moving particle will be. तो यहाँ पे इनिशियली जो हमारा m था वो 2v स्पीड से जा रहा था और जो 2m है वो v स्पीड से जा रहा है. अभी आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, m तो रेस्ट पे आ गया, m का स्पीड 0 हो गया और जो 2m है उसका एक m v डैश से गया और यहाँ से 45 डिग्री का एंगल, और दूसरा जो m है वो भी v डैश से ही जाएगा 45 डिग्री के एंगल पे. बिकॉज y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कुछ भी नहीं था तो फाइनली भी 0 होना चाहिए. तो इनके वेलोसिटी कॉम्पोनेंट भी सेम आने चाहिए, मासेस क्योंकि सेम है. तो मोमेंटम कंजर्वेशन से अगर देखें, मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो हो जाएगा m इंटू 2v प्लस 2m इंटू v इज इक्वल टू 0 प्लस m v डैश cos 45, ये भी m v डैश cos 45. तो 2m v डैश cos 45 विच इज 1 बाय रूट 2. तो हम अगर v डैश की वैल्यू यहाँ से निकालें तो दिस इज 4mv और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट 2 मल्टीप्लाई होगा. तो 2 रूट 2v इज v डैश. C option. Next question number 5.
If AR and AT represent radial and tangential accelerations, the motion of the particle will be uniformly circular if. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें पता है कि स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज होती है बट स्पीड कांस्टेंट है, दैट मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो, और क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो रेडियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होना चाहिए, तो AR नॉन जीरो, AT जीरो, सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Soft iron is preferred as the core of transformer in the form of sheets due to its. तो soft iron जो है इसके लिए अगर हम ये बनाएं, ड्रॉ करें BH कर्व, तो इसका रिटेंटिविटी भी लो रहता है, कोर्सिविटी भी लो रहता है, और एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस लूप ये भी कम होता है. सिर्फ इसका परमिएबिलिटी जो है वही हाई रहता है. तो लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी, लो कोर्सिविटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस, ये ऑप्शन हो जाएगा. Question number 7. In hydrogen discharge tube, it is observed that through a given cross section, any electrons are moving from right to left and NP protons are moving from left to right per second. Current in the discharge tube is. तो यहाँ पर हमारे पास any electrons जा रहे हैं from right to left and protons जा रहे हैं left to right. तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी जो करंट आएगा वो टूवर्ड्स राइट आएगा, और प्रोटॉन तो राइट में मूव कर ही रहे हैं तो राइट में ही करंट आएगा, तो दोनों की वजह से ही राइट में आएगा. तो बी और सी में से कुछ ऑप्शन होएगा. अब हम मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, तो दोनों के ही करंट्स जो होंगे वो ऐड हो रहे हैं. आई इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो टोटल जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं 3.13 प्लस 3.12 into 10 to the power 15, इतने तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और ईच पार्टिकल पे चार्ज इज E which is 1.6 into 10 to the power minus 19. अगर चार्ज अलग अलग होता तो हम any into Q करके ऐड करते थे, पर चार्ज सेम है तो ऐसे ही ऐड किया. तो दिस वुड बी 6.25 into 10 to the power of minus 4 into 1.6. अभी आप इसको लिख सकते हो 6.25 को 100 into 4 into 4, तो ये 6.25 है इंटू 10 to the power minus 4 एंड दिस इज 1.6. ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये हमारा बच गया 1000 कैंसिल, दिस इज 1 मिली एम्पियर टूवर्ड्स राइट, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A conductor with rectangular cross section has dimension A into 2A into 4A as shown in figure. Resistance across AB is X and CD के cross CD this is Y and EF के cross it is Z. Okay, तो resistance is rho L by A. L जिस लेंथ के थ्रू चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और A जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके जा रहे हैं. तो X के लिए अगर हम देखें ए बी के क्रॉस, तो 4A लेंथ को क्रॉस कर रहे हैं, तो L इज 4A, और जो एरिया क्रॉस हो रहा है वो ये वाला हो रहा है जिस 2A स्क्वायर. Y के लिए अगर हम लिखें तो Y इज CD के लिए C to D अगर जाएंगे तो A लेंथ को क्रॉस करेंगे, एंड जो एरिया ये क्रॉस कर रहे हैं वो 4A into 2A विच इज 8A स्क्वायर. सिमिलरली Z इज EF के अक्रॉस, तो E to F ये वाला जो लेंथ होगा ये क्रॉस होगा, दैट मीन्स 2A रो इंटू 2A, और जो एरिया है वो ये वाला इंटरसेक्ट होगा, तो 4A स्क्वायर. अब रिलेशन देखें तो Y लीस्ट है और X जो है वो मैक्स है, Z बीच में आ रहा है, तो बेस्ट मैच जो है वो X Z Y, यस, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The frequency of current in the inductor is. Okay, तो हमें frequency बतानी है इस सर्किट में, तो we know omega is under root of 1 by LC. अब ये दोनों सीरीज में है तो इनका जो L इक्विवेलेंट होगा वो 3L होगा, और ये पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट 3C हो जाएगा. तो ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ 3L into 3C, तो 3 बाहर आ जाएगा LC. बट हमें क्या बताना है, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं बतानी है, जस्ट फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो F इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो दिस वुड बी 1 अपॉन 6 पाई अंडर रूट ऑफ LC. दैट मीन्स ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two circular coils can be arranged in any of the three following situations as shown in figure. Their mutual inductance will be.
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें बताना है मैक्सिमम कहाँ पर होएगा। ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जब भी एक कॉइल में करंट को फ्लो कराएंगे तो फील्ड लाइंस जो हैं वो कितनी ज़्यादा दूसरे कॉइल से पास करेंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे कुछ पास करेंगी, इसको क्रॉस करती हुई जाएंगी, क्योंकि इसमें अगर हमने करंट को फ्लो कराया है तो फील्ड लाइंस इसके एरिया के पैरेलल चली जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो भी एरिया के पैरेलल चली जाएंगी, इसको क्रॉस करके नहीं जाएंगी। ए में ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं वो मैक्सिमम है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी यहाँ मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, capacitor of 8 farad is connected as shown in figure. Charge on the plates of the capacitor is, तो स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, उसमें हमसे पूछा है कि इस पे चार्ज क्या होएगा। तो स्टेडी स्टेट में ये वाला जो सर्किट है ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। जो वोल्टेज 4 ओम के अक्रॉस है वही कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा। तो दिस इज 1 ओम, ये 4 ओम और ये 5 वोल्ट। ये तो रजिस्टर, ये तो ओपन सर्किट हो गया, तो 4 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। तो V इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इंटू 5, तो 4 वोल्ट 4 ओम के अक्रॉस आएगा एंड 4 इंटू 8 32, तो 32 कूलम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, any electrons are removed from neutral metal sphere of diameter d placed in air. The magnitude of electric field at a distance x from its center is. तो यहाँ पर हमारे पास स्फेयर था जिसमें से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, तो इस पर कुछ नेगेटिव में चार्ज आ जाएगा। डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, हमारा रेडियस इज 10 और हमसे 20 सेंटीमीटर पे पूछा, मतलब बाहर पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज kq बाई आर स्क्वायर। Q का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने 4 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करा है, हमारा करस्पॉन्डिंग चार्ज जो रिमूव करा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6.4, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि वही पूछा है, -9 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर विच इज 0.2 का स्क्वायर, 0.2 इंटू 0.2, दिस इज 100 और ये यहाँ पे 10 इधर, 4 4 1 16, ये भी कैंसिल हो गया और ये हमारा बच गया 10⁻9 भी गया, 16 इंटू 9 इज 144, तो 11440। नेक्स्ट क्वेश्चन, if g is the acceleration due to gravity on the surface of the earth, its value at a height equal to double the radius of the earth. तो ये हमें ध्यान रखना है कि हाइट बोला है, हाइट इज डबल द रेडियस ऑफ द अर्थ, माना डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर h is, this is h is 2r, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर x, उसकी वैल्यू हो जाएगी r प्लस एच, विच इज 3r। डिस्टेंस को हमने 3 टाइम्स कर दिया तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज 1/x² का प्रोपोर्शनैलिटी है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, the mass of moon is 7.34 into 10⁻22 kg and the radius is 1.74 into 10⁻6, value of gravitational acceleration। तो क्वेश्चन इजी है बट इसमें कैलकुलेशन जो है वो इन्वॉल्व है। तो g is gm by r square 6.67 into 10⁻11 into mass which is 7.34 into 10⁻22 divided by r square, 1.74 into 1.74 into 10⁻6। हम अप्रॉक्सीमेट भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज वैल्यूज जो है वो बहुत क्लोज हैं, तो एग्जैक्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा, 10⁻12 हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.74 into 1.74, तो दिस विल बी 4 4 16 28 29 4 4 6 7 4 28 49, तो 51 and 7 7, तो ये 12 into 471, तो ये हो जाएगा 6 7 1 इधर गया
4 के बाद है तो 3.02 समथिंग कुछ आएगा। ऐसे ही 7.34 इंटू 667 7 4 28 7 3 जा 21 तो ये 23 7 7 49 51 6 4 जा 24 6 3 जा 18 19 20 6 7 जा 42 44 और ये भी 4 4044 ये जाएगा 87594 4 के बाद 0 1 2 3 4 तो ऊपर 48.9 अप्रोक्सीमेटली 49 और नीचे 3.02 तो अप्रोक्सीमेटली 3 इनटू दिस इज 10⁻11 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 49/3 1 18 तो 6 जा 18.3 इंटू 10⁻⁻1 तो बेस्ट मैच ऑप्शन डी हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा है, अदरवाइज इतनी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A long silver teaspoon is placed in a cup filled with hot tea. After some time, the exposed end of the spoon becomes hot, even without direct contact with the tea. The phenomena can be explained by. तो यहाँ पे जो हमारा स्पून है, ये वाला जो पार्ट है ये तो टी के साथ कांटेक्ट में है, बट ये वाला एंड पे जो है कंडक्शन की वजह से हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो इसीलिए ये भी हमको फिर वार्म फील होता है, तो कंडक्शन इसका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The system goes from A to B via two processes as shown in figure. Delta U1, delta U2 are the changes in internal energies in the process 1 and 2 respectively. Then, तो हमें पता है कि U is स्टेट डिपेंडेंट प्रोसेस, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में स्टेट जो है वो हमारा सेम ही है, तो दोनों में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो भी सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज, साइक्लिक प्रोसेस में जो हमारा वर्क होता है वो एरिया अंडर द कर्व आता है, और क्योंकि डेल्टा यू जीरो होता है तो जितना क्यू है उतना ही हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। तो इट इज जीरो, नो, मोर देन हीट गिवन टू द सिस्टम, नो, इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम, यस, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron, proton, neutron and alpha particle each having same speed are in region of constant magnetic field perpendicular to the direction of their velocities, radius of the circular orbit। तो ये हमें बताना है इनमें रिलेशन क्या है। तो we know r is equal to mv by qb, इन सबका स्पीड सेम है तो m by q के प्रोपोर्शनैलिटी में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर सबके लिए लिखें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा, तो मास एंड चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मास इज me, प्रोटॉन का मास mp, न्यूट्रॉन का मास उसका ट्वाइस और अल्फा का मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ई, दैट ऑन प्रोटॉन इज ऑल्सो ई, न्यूट्रॉन पे भी ई है और अल्फा पे 4e है, सॉरी 2e है, सही है। तो यहाँ पर m बाय q का रेशियो हमें देखना है किसके लिए सेम है, ये तो इलेक्ट्रॉन तो अलग ही हो गया, ये तो कहीं आएगा ही नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें न्यूट्रॉन और अल्फा के लिए m बाय q का रेशियो सेम है, तो न्यूट्रॉन और अल्फा का जो रेडियस होगा वो सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v along the axis of a current carrying solenoid, then proton will be accelerated, path of proton is circular, proton will move along helical path, proton will continue to move with the velocity along the axis। तो यहाँ पे अगर हम सोलेनॉइड को देखें तो ये ऐसा कुछ करंट फ्लो कर रहा है, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ होगा, और जो हमारा प्रोटॉन है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो एंगल बिटवीन बी एंड बी इज जीरो, तो उस पर कुछ फोर्स ही नहीं लगेगा, तो इट विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग वेलोसिटी, तो जो भी वी वेक्टर था उसी के लॉन्ग ये मूव करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन फेवर ऑफ द स्ट्रीम, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट
इन स्टिल वाटर दैट इज VBR एंड द स्ट्रीम। तो VBR और VR का रेशियो हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। तो अपस्ट्रीम में जो टाइम है वो डाउनस्ट्रीम का ट्वाइस लग रहा है। अपस्ट्रीम में टाइम D, अपस्ट्रीम में हमें करंट के अगेंस्ट जाना है, तो ये हो जाएगा VBR माइनस VR, और डाउनस्ट्रीम में करंट के डायरेक्शन में तो फिर ऐड हो जाएगा VBR प्लस VR, सॉरी प्लस VR। ओके, ये हो जाएगा। तो D और D कैंसिल, इसके लिए हमने रीअरेंज करा, तो ये हो जाएगा VBR प्लस VR is equal to twice of VBR minus twice of VR, sorry। ओके, तो रीअरेंज करते हैं हम इसको। 3 times VR is VBR, तो VBR is to VR is 3:1, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man standing on a roof of a house of height h throws one particle vertically downward and another particle horizontally with same speed u. The ratio of their velocities when they reach the earth's surface will be। तो जो हमारा स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है और कितना हाइट पे है। आप हमेशा v² को लिख सकते हो u² प्लस 2gh। तो दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है और जो हाइट डिसेंड कर रहे हैं वो भी सेम है, तो बॉटम पे जब पहुंचेंगे तो स्पीड उनका सेम ही रहेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student is unable to answer a question on Newton's law of motion, attempts to pull himself by tugging on his hair, he will not succeed, why। तो जो स्टूडेंट है वो खुद ही को ही पुल कर रहा है। अब खुद ही को ही पुल कर रहा है तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और इंटरनल फोर्स आपको पता है कि एक्शन रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे। जितना वो अपनी बॉडी पर फोर्स लगाएगा बॉडी भी उस पर फोर्स लगाएगी, तो पुलिंग नहीं हो पाएगी। अगर आपको कुछ मोशन कराना है तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, तो यहाँ पर फोर्स इंटरनल है, इस वजह से पुल नहीं हो पा रहा है, वो सक्सीड नहीं हो पा रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball of mass 0.2 kg rests on a vertical post of height 5 meter। Okay, the ball यहाँ पर है 5 meter का height है। Bullet of mass 0.1 kg traveling with speed v in horizontal direction hits the center of the ball। After the collision, ball and bullet travel independently। Ball hits the ground at a distance of 20 meters and bullet at a distance of 100 meters from the foot of the post। Velocity v of the bullet is okay। तो यहाँ पर इनिशियली बॉल रेस्ट पर था, बुलेट मूव कर रहा था v स्पीड से, और फाइनली जो बुलेट है और जो बॉल है वो दोनों ही हमारे मूव कर रहे हैं। तो ये एम वी बुलेट, दिस इज बॉल एंड दिस इज ऑफ बुलेट। ओके, तो हमें अगर ये दोनों वेलोसिटीज पता चल जाएं तो हम मोमेंटम कंजर्व करके इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों वेलोसिटीज हमको प्रोजेक्टाइल मोशन से पता चलेंगी। दोनों का इनिशियल जो वेलोसिटी था वो हॉरिजॉन्टल में था, तो जो टाइम इनका हो जाएगा वो हो जाएगा 2h/g होल अंडर रूट, माना 2 × 5 10 विच इज 1 सेकेंड। अब ये 20 मीटर्स 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रही है, तो बॉल का जो फाइनल स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट 100 मीटर्स ट्रैवल कर रही है इन 1 सेकेंड, उसका स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। नाउ मोमेंटम कंजर्वेशन से mv is equal to mv of ball plus mv of bullet। ओके, तो v हो जाएगा mass of ball is 0.2 and velocity of bullet is 20 plus mass of bullet is 0.01 into velocity of bullet is 100 divided by mass of bullet which is 0.01। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 24 प्लस 1 अपॉन 0.01 into 100, तो 500 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, nucleus is bombarded with high speed neutrons so that resultant nucleus is radioactive and this phenomenon is called। तो फिजन में हम ऐसा ही कराते हैं, यूरेनियम न्यूक्लियस होता है, वहाँ पे न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराते हैं, जो हमारा यूरेनियम है वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है और फिर वो थोरियम और अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करता है,
तो इस प्रोसेस को हम फिजन बोलते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। If MO is the mass of oxygen isotope, MP and N are masses of proton and neutron respectively, the nuclear binding energy of the isotope is. Okay, तो बाइंडिंग इसमें हो क्या रहा होगा कि हमारे पहले 8 प्रोटॉन्स होंगे प्लस 17 माइनस 8 9 न्यूट्रॉन्स हैं, वो कंबाइन कर रहे हैं और O8 17 बन रहा है और कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, तो यही एनर्जी हमारा बाइंडिंग एनर्जी है। तो क्योंकि वैल्यू is mass of reactants minus mass of products into C square. So we have 8 protons, so 8 times mass of 1 proton plus 9 neutrons, so 9 times mass of 1 neutron minus mass of the isotope, which is MO, into C square. So C option is correct. Next question. Spring of spring constant K has a block of mass 1 kg hanging at its one end. From the other end, spring is attached to the ceiling of an elevator. The elevator rising upward with acceleration g by 3. When acceleration suddenly ceases, angular velocity and elongation during the time when the elevator is accelerating. Okay, तो यहाँ पर हमें एक तो बताना है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा, और elongation जब ये एक्सेलरेट कर रहा था, तो ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k by m. K is 200 and M is 1, so this would be 10 root 2, that means 14.14 radian per second. फिर ओमेगा x बताना है, तो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर देखें तो एक तो फोर्स है इस पे mg और दूसरा स्यूडो फोर्स mg by 3 और ऊपर लग रहा है kx नॉट। एलिवेटर के फ्रेम में ये रेस्ट पर होगा, ये इक्विलिब्रियम पर होगा, तो kx नॉट is equal to 4 by 3 mg, माने x naught is 4 by 3 into m is 1, j is 10, so 10 divided by k, which is 200, so this is 10 and 2, 2 by 3, 0.2 by 3, which is 0.067, तो 0.7 meters approximately, तो A option जाएगा। Next question. Maximum velocity of a simple harmonic motion represented by this equation is given by. तो हमें maximum speed बताना है, maximum velocity बताना है। V max is omega A. Omega is coefficient of t, which is 100 into amplitude is 3, so 300 meter per second. Next question. In the photoelectric effect, velocity of ejected electron depends upon nature of the target. So we know photoelectric effect में जो Kmax है, Kmax is phi plus Kmax is h nu minus phi. We can write. Okay, तो Kmax is h nu minus phi. एक तो मटेरियल पे डिपेंड करा और एक फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करा। पोलराइजेशन या टाइम या इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है Kmax. नेक्स्ट क्वेश्चन. An electron, neutron, alpha particle have same kinetic energy and their de Broglie wavelengths are given. Which statement is correct? Okay. So we know de Broglie wavelength lambda is h by p and p is mv. इन सबका kinetic energy सेम है. ओके ओके, तो फॉर्मूला को हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2km. ओके, काइनेटिक एनर्जी सेम है, माना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m. तो अगर हम मासेस की बात करें तो अल्फा इलेक्ट्रॉन का मास लीस्ट है और अल्फा का मास मैक्स है, न्यूट्रॉन का बीच में है। तो मासेस का अगर ये रेशियो है तो जो लैम्डाज है उनका रेशियो जस्ट इसका इनवर्स हो जाएगा। लैम्डा अल्फा मास, देन न्यूट्रॉन एंड देन दिस इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम लैम्डा है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, देन अल्फा। Next question. Particular force F applied on a wire increases its length by x amount. To increase the wire's length by 2x, the applied force will be. Okay. So we know delta L is equal to FL upon AY.
डेल्टा एल जो है वो एफ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में है। अगर आपको डेल्टा एल को ट्वाइस करना है तो एफ को भी ट्वाइस करना पड़ेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the axis pressure inside soap bubble is balanced by oil column of height 2 mm, then the surface tension of the soap bubble is given radius and density of the oil. So here we know जो एक्सेस प्रेशर है 4s/r ये ऑयल के कॉलम से बैलेंस हो रहा है, तो इट इज रो जी एच। हमें एस के लिए सॉल्व करना है, दिस वुड बी रो जी एच इंटू आर डिवाइडेड बाय 4। रो इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इट इज 800 kg per meter cube, g is 10, h is 2 mm, तो 2/1000 एंड रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, तो 1/100 और डिवाइडेड बाय 4। ये 4 1 टाइम्स ये 200, अभी ये 1000 इससे कैंसिल हो गया, तो यार है 4 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Question number 32. A point object is placed at a distance 30 cm from convex mirror of focal length 30 cm. The image will form at. तो यहाँ पर जो हमें मिरर गिवन है वो कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगा, तो एफ इज +30 एंड यू इज -30। तो हम अगर फाइंड करें v मिरर फॉर्मूला से, तो इट इज यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, 30 इंटू -30, u is -30 plus 30, sorry, -30, okay? This would be -900 upon -60, तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर्स बिहाइंड द मिरर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन सी। बट यहाँ पर इन्फिनिटी गिवन है, तो अगर कॉनकेव मिरर होता था, कॉनकेव मिरर होता था तो भले से इन्फिनिटी पे बनता, बट कॉन्वेक्स मिरर है तो 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, plano-convex lens of focal length 20 cm silvered at plane surface, तो न्यू f will be। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और इसका प्लेन सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया, तो ये जो सिस्टम है एक लेंस और एक मिरर को करस्पॉन्ड करेगा, और इस ऑप्टिकल सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f is 1/fm minus 2/f1, अगर ये f1 है तो, एंड दिस इज fm, ओके। तो मिरर का जो फोकल लेंथ है इट इज इन्फिनिटी एंड दैट ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर, तो जो हमारा फोकल लेंथ आ रहा है वो आ रहा है -10 सेंटीमीटर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सॉल्यूशंस में कुछ और गिवन है विच इज रॉन्ग, 30 गिवन है विच इज रॉन्ग, 10 सेंटीमीटर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, mass m is moving with constant velocity along line parallel to x-axis away from the origin. Its angular momentum with respect to origin. तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम एल इज एम वी परपेंडिकुलर, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, कुछ भी लिख सकते हैं, एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर। यहाँ आर परपेंडिकुलर देखें तो वो कभी चेंज ही नहीं हो रहा, ये वेलोसिटी का लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज सेम, और डायरेक्शन भी अगर हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से आर क्रॉस वी से, तो वो भी सेम ही आ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, homogeneous solid cylinder roller of radius r and mass m is pulled on a cricket pitch by horizontal force, assuming rolling without slipping, angular acceleration of the cylinder is। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया नहीं है कि f को हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली तो अप्लाई कर रहे हैं बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ f बताया नहीं है, तो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं या यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो गिवन नहीं है। तो सोल्यूशन में जो आंसर आएगा वो सेंटर पर अप्लाई करके आएगा, तो ये गिवन होना चाहिए, एंड फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है। तो अगर हम देखें तो पॉइंट ए के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा होगा, आप ऐसा लिख सकते हो, मोमेंट टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए इंटू अल्फा, ओके, और हमें बताना ही एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो टॉर्क अबाउट ए, फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा, कैपिटल एफ का जो टॉर्क है वो है एफ आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए, तो
सेंटर के अबाउट इज mr स्क्वायर, तो शिफ्ट कर दिया r से तो 3/2 mr स्क्वायर इंटू अल्फा, तो अल्फा इज 2f/3mr। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जब भी प्योर रोलिंग होगी तो हम इसके अबाउट भी अप्लाई कर सकते हैं हमारा टाउ इक्वल्स टू ICM। तो आंसर हो जाएगा 2f/3mr। नेक्स्ट क्वेश्चन, reverse voltage at which current increases enormously in PN junction is called, तो this is called breakdown voltage, ये हमें पता होना चाहिए, B करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A, B, C, D are inputs to a gate and X is the output, then as per the following time graph the gate is, तो हम इसको ध्यान से देखें, ये सारे इनपुट्स हैं A to D and X is the output, तो इनिशियली ऑल आर ज़ीरो, तो X भी ज़ीरो है। फिर एक स्टेप आगे बढ़े तो बी सी ए ज़ीरो है बट डी वन है, तो डी वन होते ही एक्स भी वन हो गया। फिर यहाँ पे डी इज़ ज़ीरो, सी इज़ वन, बी इज़ ज़ीरो, आई मीन डी सी ए ये तीनों ज़ीरो है, सी वन हो गया तो भी ये वन है। तो कोई भी अगर वन हो रहा है तो ये वन है, माना ये और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 10 gram of ice at minus 20 degrees Celsius mixed with 10 gram of water at 50 degrees Celsius, the amount of ice melted is, okay, तो यहाँ पे we have 10 gram of water, 10 gram of ice at minus 20 degrees Celsius and यहाँ पर है 10 gram of water at 50 degrees Celsius। तो पहले हम आइस को मेल्ट कराते हैं, आइस हीट को गेन किया, 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर एम एस डेल्टा टी लगेगा, एम एस 10, एस एस हाफ एंड डेल्टा टी इज 20, तो 100 कैलोरीज ने यूज़ किया। अब वाटर जो है वो हीट को लूज करेगा, तो वाटर 0 डिग्री पर आएगा, 10 ग्राम ऑफ वाटर at 0 degree Celsius, again ms delta t, ms 10, s is 1, delta t is 50, तो इसने 500 कैलोरीज हीट लूज किया। इसने ज़्यादा लूज किया, इसने कम गेन किया, तो इसको और गेन कराते हैं और दोनों को सेम लेवल पर लेकर के आते हैं। तो वापस से हमारे पास 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है तो MLF यूज में आएंगे, M is 10, LF is 80, माना 800 कैलोरीज इसने कंज्यूम किया। टोटल इसने 900 कैलोरीज लिया है और जो हमारा वाटर है उसने 500 ही लूज किया है, तो माने 400 जो कैलोरीज हैं और लूज करना है। तो अभी सिस्टम जो है वो है 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आप मासेस को तभी ऐड कर सकते हो जब हमारा स्टेट और टेम्परेचर मैच करे। तो वी हैव 20 ग्राम ऑफ वाटर और हमें 400 कैलोरीज को लूज करना है। तो यहाँ पर फेस चेंज होगा, सपोज m मास जो है वो आइस बन रहा है, m ग्राम ऑफ आइस प्लस 20 माइनस m ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो m मास अगर चेंज हुआ तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स MLF, 400 कैलोरीज लूज करना है, मास फाइंड करना है m एंड LF इज 80, तो m का वैल्यू आ जाएगा 5 ग्राम, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if density measurement, in the density measurement of cube, the mass and edge length are measured as this and this, the error in the measurement of density is, okay, तो density is m by v, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा रो बाय रो इज डेल्टा m by m प्लस डेल्टा v by v, एंड v इज a क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स डेल्टा a by a। मास में कितना एरर है, मास मेजरमेंट में एरर है 0.1 का और हमने मेजर किया 10 प्लस 3 टाइम्स, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर बताना है तो सबको मैंने ऐड ही किया है। एज लेंथ में डेल्टा ए इज 0.01 एंड ए इज 0.1, ओके, तो ये इधर यहाँ पे भी 100 और 10,
इट इज 31/100, 0.31 का डेंसिटी में एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, on decreasing the wavelength of incident light from 8000 to 4000, intensity of scattered light of Rayleigh scattering will become, ओके तो ये क्वेश्चन ऐसा पहले भी आया है कि अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि हमने लैम्डा को हाफ कर दिया, 8000 से 4000 कर दिया, तो इंटेंसिटी जो है वो 1/2 1/2 raised to the power 4, that is 2 raised to the power 4, तो 4 16 टाइम्स इंटेंसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in YDSC experiment, if distance between two slits is equal to the wavelength of fused light, then maximum number of bright fringes obtained. तो ये क्वेश्चन का अगर हमें मेथड पता है तो हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। गिवन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज इक्वल टू वेवलेंथ, तो वी नो डेल्टा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और डेल्टा एल जो है वो हमारा प्लस माइनस डी के बीच में लाई करेगा, एंड डी हमें गिवन है लैम्डा। ओके, साइन थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तो ये प्लस डी होएगा, माइनस 90 होगी तो माइनस डी होएगा, और 90 रीच करना पॉसिबल नहीं है, वो इन्फिनिटी पर जाकर के होगा, तो इसलिए यहाँ इक्वालिटी नहीं आएगी, तो डी की जगह मैंने लिख दिया लैम्डा। तो डेल्टा एल क्या क्या हो सकता है, डेल्टा एल हमारा 0 हो सकता है, लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा जो है वो हमारे इन्फिनिटी पर आएंगे, तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से एक ही मैक्सिमा पॉसिबल है जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the source of sound moves towards stationary observer, wavelength of sound received by him, तो जब भी हमारा जो हमारा मोशन जो है वो अप्रोचिंग है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ही करेगा, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, यस। हमें वेवलेंथ के बारे में कमेंट करना है कि उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो सोर्स है उसने पहले एक वेव फ्रंट को एमिट किया, और वो वेव फ्रंट टी टाइम में यहाँ पर पहुँच गया, उसी टाइम में सोर्स थोड़ा और आगे चला गया और दूसरे वेव फ्रंट को एमिट कर रहा है। तो अगर सोर्स अपनी जगह पर रहता तो दो वेव फ्रंट्स के बीच में गैप ये होता, बट क्योंकि सोर्स भी मूव कर गया तो जो वेव फ्रंट्स के बीच में गैप है वो चेंज हो रहा है, हमारा जो वेवलेंथ है वो चेंज हो रहा है, उसका वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, transverse wave propagating along x-axis represented by this equation, speed of the wave is, so speed of the wave v is omega by k, omega is coefficient of t and k is coefficient of x, so we can write v as omega by k, that is 4 pi by 0.5 pi, so this will be 8 meter per second, A option. Next question, particle moves from point ri vector to rf vector when force f vector is applied, so how much work has been done, so f is equal to, sorry, f is f dot delta r, work is equal to f dot delta r, f is 4i plus 3j एंड डेल्टा आर, तो हम यहाँ पे डेल्टा आर को ध्यान से देखें, ये आई जे है और यहाँ पे जे के है, तो डेल्टा आर हो जाएगा आर एफ माइनस आर आई, 4j कैप माइनस माइनस 2j कैप विच इज 4j कैप माइनस 5j कैप विच इज माइनस j कैप, और k कैप का तो कुछ है ही नहीं, तो प्लस 3k कैप, एंड आई कैप के लिए 0 माइनस माइनस 2, तो प्लस 2 आई कैप। ओके, तो हमने डेल्टा आर लिखा है आर एफ माइनस आर आई, आई का कोफिशिएंट 2 है तो 4 2 जा 8, जे का कोफिशिएंट -1 है तो -3, और के का कोफिशिएंट ही नहीं है तो 5 जूल वर्क किया है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, water is falling from height 100 meter at a rate of 100 kg per second, the power delivered to the turbine is, तो power is rate of energy transfer, तो यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे डी बाई डी टी ऑफ एम जी एच कॉमन कॉन्स्टेंट इंटू डी एम बाई डी टी, जी इज 10, एच इज 100 and dm by dt is also 100, so it is 100 kilowatt,
तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।